नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था महोबा के सूरवीर दो भाइयों के नाम, जिनका नाम आला और उदल था, जिसमें पढ़ा हमने उनके युद्ध अभियानों के बारे में, उनकी सूरवीरता के बारे में। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में तथा उन्होंने कितने युद्ध किए और उन युद्धों के क्या परिणाम थे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जब भी हमारे सामने पृथ्वीराज चौहान का जिक्र आता है तो हमारे सामने गौरी के द्वारा किए गए तराइन का युद्ध तथा संयोगता के जो विवाह हुआ था उसकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया है या फिर इससे ज्यादा हमने आगे जानने की इच्छा नहीं की। सबसे पहले चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कई भारतीय और यूरोप के विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन विद्वानों में कर्नल टॉड, डॉक्टर स्मिथ और कुर्क का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजौलिया लेख के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं। भाटों और चारणों की ख्याति में चौहानों को अग्निवंशी बताया गया है, जिनमें एक ग्रंथ महत्वपूर्ण है, वो है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। जहां तक अग्निवंशी मानने का प्रश्न है तो यह संपूर्ण कथानक एक काल्पनिक मात्र है, क्योंकि न तो अग्नि से कोई पुरुष पैदा हो सकता है और न ही पृथ्वीराज रासो, जिसने इस कथा को जन्म दिया है, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन ग्रंथ है। चौहानों के प्राचीन रायमल का सेवाड़ी लेख के अनुसार इनको इंद्र का वंशज माना जाता है तथा डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को खच्र जाति का बताया है। तो इस प्रकार चौहान वंश के उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। तो आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है। इनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी था। इनके पिता सोमेश्वर देव की मृत्यु के समय पृथ्वीराज चौहान की उम्र मात्र 11 वर्ष थी। अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में गद्दी पर बैठते हैं। इनके मंत्री का नाम था कदम्बवास, जिन्हें कहीं कहीं कैलाश भी उल्लेखित किया गया है। सैनिक कार्य के लिए कर्पूरी देवी ने अपने ही एक रिश्तेदार भुवन मल्ल नामक अधिकारी को नियुक्त किया। बताया जाता है कि पृथ्वीराज ने एक साल बाद यानी कि 1178 में कामकाज को स्वयं अपने हाथ में ले लिया। मंत्री कदम्बवास की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान ने प्रताप सिंह को नियुक्त किया। बताया जाता है कि कदम्बवास की हत्या खुद पृथ्वीराज चौहान ने करवाई थी। उच्च पदों पर विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का बीड़ा उठाया। सबसे पहले वह अपने खानदान के लोगों के विरोध से मुक्ति पाना चाहते थे। दूसरा, पड़ोसी राज्यों को दमन करने का लक्ष्य रखा और तीसरा, विदेशी शत्रु से टक्कर लेने की योजना थी। अब बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के युद्ध अभियानों के बारे में कि उन्होंने कितने युद्ध अभियान किए। सबसे पहला काम था नागार्जुन का अंत। नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे। पृथ्वीराज के परिवारीजन पृथ्वीराज को चौहान वंश का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। इसीलिए चाचा अपर गांग ने विद्रोह का झंडा उठाया, तो पृथ्वीराज ने सेना भेजकर अपने चाचा अपर गांग की हत्या करवा दी। दूसरे चाचा नागार्जुन ने विद्रोह किया और गुड़गांव पर अधिकार कर लिया, तो पृथ्वीराज ने नागार्जुन के विद्रोह को दमन करने के लिए सेना भेजी, तो नागार्जुन भाग जाता है।
तो सेना ने नागार्जुन की माता, उसकी पत्नी और बहन बेटियों को बंदी बनाकर अजमेर लाया जाता है, जहां पर पृथ्वीराज के आदेश अनुसार उनकी हत्या करके उनका सिर काटकर महल की दीवारों पर टांग दिया जाता है, जिससे भविष्य में कोई उनके खिलाफ विद्रोह न कर सके। पृथ्वीराज चौहान का दूसरा अभियान था भंडानकों के विद्रोह का दमन करना। भंडानक जाति सतलज प्रांत की एक जाति थी जो गुड़गांव और हिसार के आसपास के क्षेत्र में आकर बस गए थे। वह अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, इसलिए किसी के आधिपत्य में काम नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने पृथ्वीराज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसका पृथ्वीराज ने सेना भेजकर दमन भी कर दिया। इन दोनों अभियानों से पृथ्वीराज के परिवारजन और विरोधियों का दमन हो गया। अब पृथ्वीराज के मन में निकटवर्ती राज्यों को पराजित करने की योजना बनी, और वो शक्तिशाली राज्य थे महोबा, गुजरात और कन्नौज। इनको पराजित करने के बाद पृथ्वीराज चौहान का चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना साकार हो सकता था। इसके लिए सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान समयता से दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में उनके घायल सैनिकों को चंदेल वंश के राजा परमार्थ ने मरवा दिया। अपने घायल सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज की सेना ने नरानयन नामक स्थान पर डेरा डाल दिया और चंदेल वंश की बस्ती को लूटना और नष्ट करना चालू कर दिया। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आला उदल के बारे में बताया था कि आला उदल के नेतृत्व में महोबा की सेना तुमुल नामक स्थान पर आ जाती है पृथ्वीराज चौहान का सामना करने के लिए। तो यहां पर इन दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में चंदेल वंशीय शासक परमार्थ की पराजय होती है और आला उदल मारे जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। पृथ्वीराज चौहान अपने सामंत पंजुम राय को महोबा का गवर्नर नियुक्त करके दिल्ली वापस लौट जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान का तीसरा अभियान था गुजरात के चालुक्यों के विरुद्ध। बताया जाता है कि गुजरात और अजमेर में पूर्व से ही दुश्मनी चल रही थी। इस दुश्मनी के भिन्न भिन्न कारण बताए जाते हैं। चंद्रवरदायी के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज ने आबू के राजा सांखला परमार की पुत्री इच्छिनी का हरण कर लिया और विवाह कर लिया, जबकि गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय इच्छिनी से विवाह करना चाहते थे। इस बात से दोनों के मध्य शत्रुता जन्म लेती है। 1183 के अभिलेख पृथ्वीराज रासो के इस कारण को मनगढ़ंत मानते हैं, क्योंकि आबू का महाराजा जयसिंह था, न कि सांखला परिवार। दूसरा रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज के चाचा कानड़ देव ने गुजरात के राजा भीमदेव के चाचा सारंग देव के 7 पुत्रों की हत्या करवा दी। इसके बाद भीमदेव ने अजमेर के राजा सोमेश्वर देव की हत्या करवा दी। पृथ्वीराज अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आक्रमण करना चाहते थे गुजरात पर। इस आक्रमण का जो वास्तविक उद्देश्य था वो यह था कि चालुक्य नरेश भीमदेव का राज्य किराड़ू से मारवाड़ की सीमा तक विस्तारित था। नाडोल के चौहान और आबू के परमार चालुक्यों के सामंत थे। पृथ्वीराज के राज्य की सीमा नागौर तक थी, इसलिए दोनों की सीमा आपस में स्पर्श करती थी। इस कारण से दोनों में संघर्ष की स्थिति रहती थी। पृथ्वीराज का चौथा उद्देश्य था कि घेड़वाल वंश के शासक जयचंद पर आक्रमण करना और कन्नौज पर अधिकार करना। इसके बारे में कारण बताया जाता है कि रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयुक्ता का हरण कर लिया और उससे विवाह कर लिया। इससे खफा होकर जयचंद पृथ्वीराज चौहान के शत्रु बन जाते हैं। लेकिन इतिहासकारों ने चंद्रवरदायी के इस ग्रंथ के कथानक को काल्पनिक और अप्रमाणित माना है
कुछ विद्वानों का मानना है कि कन्नौज के शासक विजयचंद्र और अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ में युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजयचंद परास्त होते हैं। इस कारण से जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य शत्रुता थी। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी में 1191 में युद्ध होता है तराइन नामक स्थान पर, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को करारी शिकस्त दी और उसे भारत से भागने पर मजबूर कर दिया और अगले ही वर्ष यानी कि 1192 में मोहम्मद गौरी अपनी शक्ति को अर्जित करके दोबारा से आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर और इन दोनों का युद्ध तराइन नामक स्थान पर होता है, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और भागने पर मजबूर कर दिया। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान हाथी से कूदकर घोड़े पर बैठकर भागने लगे, जिन्हें सिरसा नामक स्थान पर पकड़ लिया गया और बंदी बनाकर गौरी के समक्ष लाया गया और इसका उल्लेख तबकाते नासरी और फरिश्ता में मिलता है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। पृथ्वीराज रासो के बाण प्रबंध में लिखा है कि बंदी बनाकर पृथ्वीराज गौरी के समक्ष लाए गए, जहां पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर गौरी को मार दिया और चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज एक दूसरे को चाकू मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज को कैद कर मार डालने का वर्णन है। इसमें उल्लेख नहीं किया गया कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया और वहां पर शब्दभेदी बाण चलाकर गौरी को मार दिया गया। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। पृथ्वीराज प्रबंध में उल्लेख मिलता है कि शत्रु पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर ले गए। एक दिन मंत्री प्रताप सिंह से गौरी को मारने के लिए धनुष मांगा तो प्रताप सिंह ने गौरी को बता दिया और गौरी ने पृथ्वीराज को कुएं में डालकर ऊपर से पत्थर डालकर उनकी हत्या कर दी। यूफी और हसन निजामी के अनुसार कैद किए पृथ्वीराज ने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र किया और जानकारी होने पर पृथ्वीराज को मार दिया गया। इन सब बातों से इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाकर अजमेर ले जाए गए और वहां उन्होंने गौरी के अधीन शासन भी किया। वहां पृथ्वीराज ने इसे अपमान समझा और गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र किया, जिसकी जानकारी मंत्री प्रताप सिंह ने गौरी को दी, जिस पर गौरी ने पृथ्वीराज की हत्या कर दी और पृथ्वीराज के पुत्र को राज्य का गवर्नर बना दिया। गौरी के अधीन शासन की पुष्टि अजमेर से प्राप्त मुद्राओं से होती है, जिस पर एक तरफ गौरी का नाम मोहम्मद शाम लिखा है तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज लिखा है। खैर कारण कोई भी हो, लेकिन इतिहासकार पृथ्वीराज की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अगर पृथ्वीराज ने दिग्विजय नीति के तहत अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण न किया होता तो शायद गौरी से युद्ध करते समय यही पड़ोसी राज्य पृथ्वीराज का साथ देते और पृथ्वीराज को परास्त न होना पड़ता। भारत में इस्लामिक शासन का उदय न होता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।